नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज बिहार से बड़ी खबर आई। जातीय जनगणना के आंकड़े या फिर सर्वे कह लीजिए, उसके आंकड़े रिलीज करने के बाद अब बिहार सरकार ने रिलीज कर दिया है उसी सर्वे के आधार पे आर्थिक और शैक्षिक आंकड़ों को। इस आर्थिक और शैक्षिक आंकड़ों को रिलीज किया गया और बहुत ही चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं। अगर आप देखिएगा तो इसके मुताबिक बिहार में सिर्फ 7% आबादी ग्रेजुएट है। ये शिक्षा का स्तर है बिहार में। इसके अलावा बताया गया कि आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो राज्य में सामान्य वर्ग की जो आबादी है उसमें 25.9% परिवार गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, वो गरीब है। आपको बता दें, स्वर्ण में सबसे ज्यादा गरीब भूमियार परिवार को बताया गया है। भूमियार जो कास्ट होती है उसमें सबसे ज्यादा लोग गरीब पाए जा रहे हैं। इसके बाद से सामान्य वर्ग, अगर ओवरऑल इस पूरे के पूरे सर्वेक्षण की बात करें कैटेगरी के वाइज, तो सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरीज में 25.9%, पिछड़ा वर्ग 33.16%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 33.58%, अनुसूचित जाति 42.93%, अनुसूचित जनजाति को 42.70% जो परिवार है इस जाति के अंदर जो आबादी है ये इतनी गरीब है। और अन्य जातियों की बात करें तो 23.72% की आबादी बिहार में गरीब है। इसके बाद से शिक्षा के ऊपर भी बात की गई है, आय के ऊपर भी बात की गई है। सर, ये आंकड़े आज रिलीज किया है बिहार सरकार ने, कैसे देखते हैं सर आप इन आंकड़ों को? नहीं, पहले से तय था। जिस समय जातिगत सर्वेक्षण हुआ उसी वक्त ये कहा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण भी आएगा। ये एक थॉट आउट मूव है जो पॉलिटिकल डिविडेंड देखते हुए किया गया है। कोई भी सरकार इसमें अपना राजनीतिक फायदा देखेगी जी। ये पूरी मांग ही सामाजिक उत्थान की कम है, पॉलिटिकल डिविडेंड पाने की ज्यादा है। क्रूड फैक्ट यही है। जिस तरीके से जातिगत जनगणना की मांग हो रही थी उसको जब केंद्र सरकार ने अलाउ नहीं किया, हालांकि अभी जनगणना शुरू नहीं हुई है जो 2021 में होनी थी, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो केंद्र सरकार ने कहा वो अफर्म नहीं करता है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी। दरअसल वो उसके विरोध में है। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की तरफ से यही एफिडेविट में कहा गया है कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। तो उसके बाद से बिहार सरकार ने इस पे लीड लेना शुरू किया और जब नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों एक हो गए, बाकी पार्टियां लेफ्ट कांग्रेस भी उनके साथ हो गई, तो ये एक पोटेंट पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया। जब पहला जातिगत सर्वेक्षण आया, आपको मालूम है कि इसको ये न हो इसके लिए भी कोशिशें हुई, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बिहार सरकार जो है वो लड़ती रही और अंत में ये तय हुआ कि जातिगत सर्वेक्षण हो सकता है। तो पहले आपको मालूम है, आम लोगों को भी मालूम है कि जातियों की गणना हुई जी, और जातिगत जनगणना में जो चीजें सामने आई वो ये बताती है कि सबसे ज्यादा जो है वो यादवों की संख्या थी। उसके बाद कोयरी, कुर्मी, रविदास, राजपूत, भूमिहार, वो तमाम जातियों की एक ये आई कि डेटा कि कौन कितने हैं। तो ओबीसी और ईबीसी मिलाकर एक पॉलिटिकल चंक बनाया गया। ईबीसी के नेता के तौर पर नीतीश कुमार पहले ही जाने जाते हैं। उन्होंने ओबीसी में एक ईबीसी क्रिएट किया था जिस समय उनको लालू यादव से लड़ना था। अब चूंकि भाजपा से लड़ाई है तो उन्होंने ओबीसी ईबीसी को एक करके पूरे पिछड़ों को एक करने की कोशिश की। आज जो आंकड़े आए हैं वो दरअसल अब जो अगड़ा वर्ग है जी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश है। आपने सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति में कितनी % गरीबी है ये बता दी। जो आर्थिक रूप से सवर्णों में गरीब है वो सबसे ज्यादा गरीब जो है वो भूमिहार है, 27.58%। उसके बाद ब्राह्मण है 25.32%। उसके बाद शेख, पठान, सैयद आते हैं, राजपूत भी 24.89% गरीब है। तो ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा तो टेबल पे रखा ही जाएगा,
लगे हाथ ये बता दूं, जो पिछड़ा वर्ग है उसमें जो यादव जाति के लोग हैं जी, वो 35.87% गरीब हैं। जो कोयरी कुशवाहा जिनको कहते हैं वो 34.32% है गरीब। कुर्मी जो है वो 29.90% है। इसी तरीके से बाकी जातियां जो है अत्यंत अन्य पिछड़ी जातियां ईबीसी जिनको कैटेगराइज किया गया है उनको बताया गया है। अब ये एक दूसरा तीर, जेडीयू का निशान भी तीर ही है, एक दूसरा तीर चलाया गया है कि आप अगड़ों में भी कौन पिछड़ा है जी, कौन माली हालत किसकी खराब है, तो उसमें ब्राह्मण की माली हालत खराब है, भूमिहारों की खराब है। अब ये एक ऐसा शस्त्र है जिसकी कोई काट नहीं कर सकता। बिल्कुल। बीजेपी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तो जो अगड़ों में पिछड़े हैं उनके लिए 10% की आरक्षण की व्यवस्था की है। अगर ये राज्य सरकार इसको बढ़ाना चाहती है तो हम राज्य सरकार के साथ हैं। कोई ये नहीं कह सकता इस मामले में कि नहीं इतने गरीब नहीं है जी। विपक्ष कम से कम ये नहीं कह सकता। उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो फॉरवर्ड कास्ट है जिसमें गरीबी बताई गई है कि भूमिहार सबसे ज्यादा गरीब है। तो पहली कोशिश थी पिछड़ा वर्ग को एक करने की। दूसरी कोशिश अब इकोनॉमिकली सबका आंकड़ा बताकर सिर्फ इतने से नहीं होगा। मुझे लगता है जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक प्रोएक्टिव स्टेप होगा कि इनके उत्थान के लिए सरकार ने क्या कोई कदम उठाया या फिर कुछ सोचा है क्या, इकोनॉमिकली इनकी मदद कैसे की जाए, इनके लिए कुछ सरकार ने सोचा है क्या। ये नॉट फॉर नथिंग, ये ऐसे नहीं आया है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया है कि पहले पिछड़े और अति पिछड़े का एक आंकड़ा लेकर आते हैं। सबके आंकड़े आएंगे जिसमें पिछड़े अति पिछड़े जो है वो 80-20 का जो एक थ्योरी चलती थी उसको 90-10 में तब्दील करिए। पहले वो थ्योरी आई कि फॉरवर्ड वर्सेस पिछड़ा वर्ग करिए। अब जो अगड़ों में पिछड़ा है उनके लिए कुछ काम करके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी तोड़ देने की कोशिश है जो बीजेपी का कोर वोटर है जी। तो ये सोच समझकर उठाया गया कदम है और इसके आगे की रणनीति भी तैयार है। वो आज घोषित होगी, कल घोषित होगी, ये मालूम नहीं, लेकिन पटल पे जब एक बार ये आ गया है तो अब आगे की कार्रवाई होगी कि इनके उत्थान के लिए सरकार ने क्या सोचा है। सर आज मैंने सुना विधानसभा में इस पे बहस भी होगी, जब इसको पटल पे रखा जाएगा तब बातचीत भी होगी, इस पे डिबेट होगी। लेकिन सर ये तो अब मान लिया जाए, भले ही बीजेपी ने बिहार में इसका समर्थन किया है, लेकिन खुले तौर पे जब उसने जातीय जनगणना को नकारा है, एफिडेविट में अपनी बात की कि हम जातीय जनगणना नहीं कराने वाले हैं, उसके बाद ये आंकड़ा आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक हमला होने वाला है सरकार के ऊपर विपक्ष की तरफ से। अब राहुल गांधी भी लेके उतरेंगे, नीतीश कुमार भी बोलेंगे कि देखिए आप नहीं करा रहे थे, हमने कराया, एक्चुअल फिगर सामने आए। अभी आपने बताया जरूर कोई स्ट्रेटेजी भी होगी इसके आगे जो वो इंप्लीमेंट करेंगे, वो इंप्लीमेंटेशन के साथ एक और बोझ बढ़ेगा सरकार के पास। देखिए जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वेक्षण, जनगणना तो बिहार सरकार नहीं करा सकती या कोई राज्य सरकार नहीं करा सकती। ये जातिगत सर्वेक्षण जब आया था उसी समय ये कहा गया था कि ये सरकार नहीं कर सकती है जी। जो वहां की विपक्ष है, वहां का विपक्ष, बिहार का विपक्ष जो है वो लगातार इस बात को उठाता रहा जी। इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन जब अमित शाह वहां जाते हैं तो ये कहते हैं कि जब ये तय हुआ था तो हमारी पार्टी सत्ता में थी। तो इसको ना आप उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। ये एक ऐसा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की तरह है कि आप इससे अपने आप को पीछे नहीं हटा सकते। आपको कहना पड़ता है तेलंगाना में जाके कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर जीतेंगे तो। आप बाकी जगह ओबीसी को फिट करते हो, किसी और को हटाते हो, ओबीसी को आगे करते हैं। आप प्रधानमंत्री का बताते हैं कि कास्ट उनकी ओबीसी है, आप ये बताते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा ओबीसी हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश हो रही थी, उसकी काट अभी ढूंढी जा रही थी कि एक नया सगुफा सरकार लेकर आ गई है और इसमें अगर वो अगड़ों के अपलिफ्टमेंट के लिए भी कुछ करती है जो कि कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं बार बार कह रहा हूं बीजेपी की, तो बीजेपी इसका विरोध नहीं कर सकती। तो कुल मिलाकर मल्टी प्रोंग्ड अटैक बिहार की तरफ से है और बिहार दरअसल एक रोल मॉडल बनना चाहता है इंडिया ब्लॉक के लिए कि जो हमने किया है इसी तरीके से आप आगे करिए। एक तरफ
जातिगत जनगणना कराना, फिर आर्थिक सर्वेक्षण कराना, और आर्थिक सर्वेक्षण के बाद नौकरियों का 1,20,000 नौकरियों की बात करना, बाकी पद भी भरे जाएंगे उसका अनाउंस करना, मंच से ये कहना मुख्यमंत्री का कि अगले 2 महीने में ये भी हो जाए तो बड़ा अच्छा है। हम तो आग्रह करेंगे अपने मंत्री और अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि हम तो ये आग्रह करेंगे कि अगले 2 महीने में ये भी हो जाए। तो ये एक मल्टी प्रोंग अटैक है और एनडीए को डॉक में डालने की कोशिश है। सिर्फ एक बात और जोड़ दूं इसमें कि ये अभी बिहार से शुरुआत हुई। मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं कि जो आंकड़े कर्नाटक में पटल पे नहीं रखे गए हैं, वहां भी इस तरीके का एक सर्वेक्षण हुआ था जब कांग्रेस की सत्ता थी। तो अब कर्नाटक में भी ये किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हर जगह से एक प्रेशर बनाने की कोशिश होगी उस नेता पे जो अपने आप को ओबीसी का बड़ा नेता बताता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और सारा ओनस अब उनपे होगा कि वो क्या करने वाले हैं, इसकी काट वो कैसे ढूंढेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, हमने तो ठीक है इस पे पॉलिटिकल बात कर ली, लेकिन आप ये आंकड़े बिहार की स्थिति भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं 25% वो मात्र 6 से 10 हजार रुपए कमा रहे हैं। हमारे यहाँ ग्रेजुएट लोगों की संख्या 7% है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बिहार अभी भी कितना लाचार है। हम कितनी भी पॉलिटिकल बात कर ले, पॉलिटिकल डिविडेंड लेने की बात कर ले, लेकिन ये दिखा रहा है बिहार बॉयज डाउन टू पॉलिटिक्स। अभी पॉलिटिकल बात ही होगी। हाँ, हमला करने के लिए सही है कि 15 साल लालू प्रसाद यादव की सत्ता थी, 15 साल, फिर 15 साल से ज्यादा से तो 18 साल से करीब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद भी इस लेवल, अगर शैक्षणिक स्थिति में हम यहाँ हैं कि सिर्फ 7% ग्रेजुएट हैं, इकोनॉमिकली हम अपने आप को इतना पीछे पाते हैं, चाहे वो अगड़ों में पिछड़े हों, चाहे पिछड़ों में और पिछड़े हों, तो एक इंट्रोस्पेक्शन बनता है कि हमने क्या बेसिक तौर पे, मूल तौर पे क्या हमारे गवर्नेंस के मॉडल में कोई कमी है। ये एक हमला करने का कारण हो सकता है, एक तर्क हो सकता है। आप अभी उस तर्क को देकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी खराब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी लगातार 17-18 साल से, कुछ साल छोड़ दें अभी के 1 साल और बीच के 1-2 साल, तो लगातार बीजेपी सत्ता में रही। तो बीजेपी कैच 22 में है कि वो वहां ये भी नहीं कह सकती कि नीतीश कुमार का शासन खराब था, क्योंकि नीतीश कुमार के शासन में वो भी साथ थे। और बिहार अपने आप को अति पिछड़ा स्टेट कहता रहा है, वो स्पेशल स्टेटस की मांग करता रहा है कि हम आगे अपने लोगों के लिए कुछ कर पाए। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है और इससे पॉलिटिकल डिविडेंड लेने की कोशिश है। तो बेसिकली बिहार सरकार ने या नीतीश कुमार ने एक ऐसा बांध फेंका है जो एक बार फिर से मोदी जी के लिए ऐसा कह सकते हैं कि डग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और पहली बार 2014 के बाद किसी ने सच में मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी जी के सामने। अब देखते हैं इस पे केंद्र सरकार का या फिर बीजेपी का या फिर उनके नेताओं का आगे क्या प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।